तो शहबाज शरीफ का भी अब टाइम पूरा हो गया है, ये आखिरी बजट है उसका, घर जाना है या बीमार होगा या कोई और वजह बनेगी, कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सकता। चाहे नवाज शरीफ हो, यूसुफ गिलानी हो, चाहे इमरान खान हो। पीपल्स पार्टी को मैं आगे देख रहा हूँ और उसका सबूत ले लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आलिया शब्बीर। आज के मेरे गेस्ट हैं सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अजहर सदीक साहब, सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त परेशान है और वो इस वजह से है कि इस वक्त एक बिल पास किया गया है, कानून साजी की गई है और वो ये है कि किसी भी शहरी के घर पर या उसकी जमीन पर अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टावर लगाना चाहे तो वो लगा सकती है और वो शहरी किसी किस्म का राइट नहीं रखता कि वो इनकार करे, और अगर इनकार करेगा तो उसको जुर्माना, करोड़ों का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो लोग जो है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि जमीन हमारी है और ये जबरदस्ती की कानून साजी जो की जा रही है, क्या ये आईनी है? बहुत शुक्रिया आलिया। 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब ब्रिटिश कॉलोनियल राज था ना, इधर आपको समझना है कि जब ब्रिटिश आए यहाँ बरसगीर पाको हिंद में, तो उन्होंने आता ही अपना तरीकाकार नाफिज किया। वो वायसराय आ गए, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे का सारा निजाम उन्होंने लगाया और हम उस सोच से अब तक पीछे नहीं हट सके। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का, कि जमीन खींचनी कैसे आपकी सरकार ने, कोई घर बनाना है, कोई दफ्तर बनाना है, तो वो जमीन आम आदमी से ले लेगा और कौड़ियों के भाव ले लेगा। अच्छा, और ये याद रखिएगा, इस कॉलोनियल राज से पूरी दुनिया आगे निकल गई है। यानी इंडिया ने भी ना, इंडिया में भी यही एक कानून था, लेकिन वो राइट टू ट्रांसपेरेंसी और उसमें डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कमाल का कानून बनाया है और हम अभी तक वहीं के वहीं। एक लफ्ज जब ये शरीफ खानदान जब ये इक़्तिदार पे चिपटा हुआ था और जब निकाला गया, तो पनामा का जब केस चला तो 2 लफ्ज बड़े आम रहे। गॉड फादर का लफ्ज आपको याद आना चाहिए। गॉड फादर वो आदमी होता है कि जो बदमाशी से जो मर्जी कर ले, कोई उसको पूछने वाले ना हो। और दूसरा आया था सिजिलियन माफिया। सिजिलियन माफिया को उठाकर देखें, ये उनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है, उनके लिए अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, गॉड फादर सिजिलियन माफिया के लिए। अच्छा, इसको अब जोड़, मैं आपको तरतीब वार लेके चलता हूं। ये आ गया तो इन्होंने अपनी हद तक जो है वो नैब शैब में तब्दीलियां की। आपने देखा, नैब का कानून खत्म कर दिया। पुलिस को ये सीसीडी में ले गए, पुलिस को एंटी राइट फोर्स में ले गए। यानी बदमाशियां ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, चले बदमाशियां ना सही, ताकतें खड़ी कर ली इन्होंने इस तरह की। और आप सब लोगों ने देखा कि निजाम किस तरह चल रहा है। फिर उन्होंने मार कुटाई शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है रिकॉर्ड के ऊपर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना चाहे नजरबंदी की ऑर्डर जारी करने हो या उनका नाम ईसीएल, इसको हार्ड स्टेट की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। उनका नाम पीसीएल में डाल दें, ईसीएल में डाल दें। मैंने तो जो कि 15,000 से ज्यादा नजरबंदी के ऑर्डर टेकअप किया, मुझे तो पता है पीसीएल पीएनआईएल की गल इसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने उस तरह लोगों के साथ जुल्म देखे किस तरह हुआ। अगर आप लोगों को नजरबंद करने के तो घरों से उठा लिया गया। अब आते हैं अगला स्टेप चलते हैं। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ, टीएलपी के साथ हुआ। फिर जब ईरान वाला मामला शुरू हुआ, गजा के मामले में किसी को घर से बाहर निकलने दिया गया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर अहले तशी के साथ हुआ। मैं कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ आइडिया के लिए आपको रखना चाहता हूं, मैं उसकी निटी-गिटीज़ में जाना नहीं चाहता। अब इसके साथ-साथ उन्होंने एक काम किया कि अदालतें हमेशा मुदाखलत करती थी मफाद आमा में। इन्होंने बेवकूफ बनाया कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा होता है, और फिर पहले आईनी बेंच बनाया, फिर आईनी अदालतें बन गई। और इस वक्त अदालतों का ये है कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो अदालतें खड़ी ही नहीं हो पा रही। मैं सच बता रहा हूँ कि बिजली और लोड शेडिंग का और गैस की लोड शेडिंग की मैं पिटीशन लेके गया था, मुझे मेरी मेरी एसोसिएशन को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, हालांकि लोड शेडिंग हो रही है और मैंने इस पे बड़ा काम, बहुत काम किया है। ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है सारा। मैं रोता रहा उस वक्त, मैं चीखता रहा कि ये जो आर्टिकल 184(3) को खत्म कर दिया है या 199 को कर्टेल कर दिया है, इसका नुकसान आने वाले दिनों में होगा। फिर हमने अगला मैं स्टेप लेके जाता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला का अंदर घुसना बंद कर दिया। फिर एडवोकेट और कार को उठाकर बाहर किया। फिर अभी आपको पता है सहाफियों को निकाल कर बाहर किया, और ये तमाम अदालतों में होगा।
आने वाले दौर में याद रखिएगा। और अब क्या है कि अदालतों तक को लोग पहुंच ना सके, वो कभी ग्रीवियंस रिडेसल कमेटियों के नाम पर, कभी अपना मेंटेनेबिलिटी के नाम पर। अब ये सारा काम जब ये ख्वाब इनके तकरीबन पूरे हो गए ना, तो उन्होंने कहा कि कॉलोनियल निजाम में अब बाकी क्या रह गया। अब उसके लिए अब इन्होंने एक ये फिलर कह लें, ये फेंका है कि हम जरा जमीनें तो पब्लिक इंटरेस्ट में लेनी होगी, ये तो प्राइवेट लोग आएंगे, ये कोई टावर लगाएंगे या फाइबर ऑप्टिक बिछानी होगी, तो वो तो बहुत दूर तक जाएगी, यानी वो लाइन जब पूरी बिछानी होगी, तो वो तो हम कोई जमीन तो नहीं बिछा रहे। तो इन्होंने इसलिए पीटीए के एक्ट में ये तरमीम की कि गॉड फादर सीरियन माफिया का माइंड में लहदा बात है। मैंने आज लिख दिया है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, कि फौरी तौर पर ये कानून वापस लें आप, नहीं तो मैं अदालतों से मुझे उम्मीद कोई नहीं है। मैं सच बताऊंगा आपको, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे कोई अदालतों से उम्मीद नहीं है। अच्छा, यही अजहर आमीरी सदीक साहब की हम बात है। देखते हैं कि यही इस किस्म की कानून साजी माजी में भी, जिस किस्म की भी कानून साजी हो, अगर वो ये है कि राय आमा के खिलाफ होती है या इंसानी हकूक के खिलाफ होती है, तो उसको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, अदालतें फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर दे देती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई अदालत में जा ही नहीं रहा। देखिए, मैं बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको। हजूर दाता साहब के करीब ना, यानी को रास्ते दे रहे थे इन्होंने वहां। अच्छा, हम कोशिश कर रहे थे एनक्रोचमेंट खत्म होने की। अभी जाकर आप देखें लोगों के साथ जुल्म क्या हुआ, कौड़ियों के भाव जमीनें खरीदी गई, कारोबार तबाह कर दिए गए, उसको एक्सपैंड करना देंगे। एक्सपैंड के पीछे एजेंडे और हैं, वो आपको बाद में आ जाएंगे कि किस तरह से लोगों की जगहों पे कब्जे करना है। और अब उसके अगेंस्ट अंदाजा लगाएं, कोई कोर्ट अगर पहुंचा है तो वो जाए जी वहीं जाकर दे दें, पैसे ले लें, वो जितने पैसे दे रहे हैं वो ले लें। ये मैं जुल्म अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। और और आप, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपके सामने, हमें लॉलीपॉप दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नाकाम रही है, सियासी जमातें को आज खड़े तो हो मेरे सामने आकर, मैं नंगा करूं एक एक आदमी को कि यहाँ बताया गया वफाकी जुडिशल एक्टिविज्म खत्म करना है। अच्छा, वो तो सियासी बातें होती थी ना, तो अच्छा क्या फर्क पड़ा सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को? फर्क पड़ा? आपको बता दें लेकिन क्या अब केस ये जल्दी देखिए डिसाइड अजहर हो रहे हैं? सिद्दीक साहब, ये है कि ये पहले अगर इस किस्म की कानून साजी होती थी तो वुकला खड़े होते थे, सियासतदान खड़े होते थे, सियासी पार्टियां खड़ी होती थी। आज सियासी पार्टियों का, पीटीआई का जो हाल है वो आप देख लें, वो तो अपने लिए, इमरान खान के लिए कोई इंसाफ नहीं ले पा रहे हैं, और वुकला जो नहीं है वो नहीं भी खामोश है। नहीं नहीं नहीं, आलिया, जरा समझना है आपको इस बात को, आप समझ नहीं रहे। हार्ड स्टेट में लोगों के घरों से बच्चे उठा लिए जाए, उनके घर घर तोड़ दिए जाए, एक आम आदमी क्या निकले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करे? मेरा एक सवाल है, क्या करे वो? यानी आप अंदाजा लगाएं, उनकी अगर 9 मई की अपीलें हैं वो लग रही हैं, अगर मिलिट्री कोर्टों के हवाले से अपीलें होनी थी वो हो रही हैं। आप जरा गौर तो करें इस बातों पे। किसी का नाम पीएनआई में निकालना हो अदालतों में, चंद अदालतें हैं कि जहां जाकर, यानी यहाँ तो साला साल लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई कोई इंसाफ की, यानी मैं भी आपके सामने छोटी सी मिसाल अभी रखने लगा हूँ। यानी बड़ा बताया गया कि आईनी अदालत, आईनी बेंचेस होंगे या हाई कोर्टों में। अच्छा, आईनी बेंच पता कैसे बनना था? वो असेंबली पहले करारदाद पास करेगी, फिर बनना नहीं बनना। अब बता दें किसी सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बना हुआ, बाकी बता दें आईनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना? यहाँ चीफ जस्टिस को इतना ताकतवर बना दिया है, वो जब मर्जी जिससे मर्जी केस उठाएं, जिससे मर्जी लगा दें। और वो जो जजेस जो मेरिट पे, माजरत के साथ, मेरिट से मुराद मेरा और है, जो काम को समझते हैं पुराने जजेस, उनसे तो उनके पास तो केस ही लगने नहीं दे रहे। फिर और बड़ी कमाल की बात है, फिर वो डायल कर दिया ग्रीवेंस रिडेसल कमेटी, आए जाए धक्के खाएं ब्यूरोक्रेसी के पास। यानी ये हार्ड स्टेट की निशानियां बताने लगा हूं। तो और मुझे अच्छी तरह याद है 1963 में एक प्रिंसिपल तय हुआ था कि जनाब अदालतों में आते हैं, तो एक मिसाल दी थी फारसी की उन्होंने, कि जब जहर का तरियाक फारस से लाना पड़ेगा तो शाम से कटे हुए बंदे की मौत वाकई हो जाएगी। यानी क्या कहते हैं, वहां जाओ, वहां धक्के खाओ। वो ग्रीवियंस रिडेसल कमेटी के, मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, सिर्फ पिछले साल 76,000 के करीब रिटे या कुछ चीजें सामने आई, जो मेरे पास डाटा आया है, 1,76,000 के करीब एतराजात है। यानी जिन लोगों के दरवाजे बंद किए गए हैं कि आप इंसाफ के ना ला सके। मैं तो यही कहूंगा ना, और क्या मैंने कहना है कि अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये सीसीडी की ले लें जनाब, मैंने इस सीसीडी को चैलेंज किया, मैंने चैलेंज किया, गवर्नमेंट जनवरी से अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो जवाब आ रहा है, आगे हो रहा है। पेड़ इतना अहम मामला है, ये तो डे टू डे समाप्त होनी चाहिए। फिर कई मामले हैं, मैं मिसाल का पीडीएल है, ये पेट्रोलियम, ये बदमाशी है, जगह टैक्स है, इसकी हैसियत को चैलेंज किया, अपना
मैं आपको क्या बताऊँ, ट्रैफिक पे जो चालान हो रहे हैं, गाड़ी लेके बाहर निकला उसके हज़ारों रुपया जुर्माना हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिव्यू करने का कोई नहीं। मैंने वो भी चैलेंज किया, फिर अखबारी इश्तिहार दे लें, मेरा लाइसेंस मिल गया, जो मर्ज़ी मैं करता चलूँ। मैं बताऊँ, ये पीएमडीसी के मैं हवाले से था, जो बच्चों का मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले पे फीसें ज़्यादा ले रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये पीएमडीसी के पास जाओ। चले, मैं चला गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहना ना। ये जो समझना है आपको, ये सियासी जमातों का काम था। वोकला अब इस पे क्या उठे, वोकला के लिए तो रोटी-रोज़ी खत्म हो गई। हमारे यहाँ कई ऐसे ग्रुप मौजूद हैं कि अगर वो उनका वकील कर लें, यानी कमाल की बात है, वो वकील फौजदारी केस में भी पेश होगा, सिविल में भी पेश होगा, वो आईनी अदालत में भी पेश होगा, वो टैक्स में भी पेश होगा, कमाल की बात है। बड़े-बड़े व वकील जो है ना, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो है ना, उनको साथ वकील कर रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें रख रहा हूँ आपके लिए, तकलीफ से बातें मेरे लिए। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपके सामने कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ अब इसमें वकील क्या करेगा बेचारा? वो क्या करेगा? अच्छा, चलिए निकल भी आया बाहर, क्या हो जाएगा? यानी यहाँ का निज़ाम जो है ना, कहीं से इंसाफ लेने के लिए अदालतों पे जाना था, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बता दें। और आज याद करें, आज आप याद करेंगे जस्टिस ज़ाकिर निसार साहब को, उनके दौर में 1,10,000 लोगों को घरों बैठे-बैठकर गरीब-गुरबा को, अब तो यहाँ पर गरीब-गुरबा का तो है नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा। पीडीएल पता है आपको क्या चीज़ है? एक बता रहे हैं कि 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगना, ऐसा ही है। लेकिन वो गरीब आदमी जो है, वो 6 लाख क्या, वो 10,000 भी कमा रहा, अगर वो कमा भी नहीं रहा, वो मोटरसाइकिल चला रहा है ना, तो 2 लीटर पेट्रोल रोज़ाना का खर्चा अगर खर्च करता है, तो चलिए अब तो 200 के करीब आ गया, लेकिन 250 के करीब रोज़ाना का जाता था। महीने का तकरीबन कोई 8,000 के करीब, साल का कोई लाख रुपए के करीब, यानी गरीब आदमी जिसको रोटी खाने को नहीं है। और आप और अभी बड़ा ये पेट्रोल की कीमतों में बड़ा बताया गया कि बड़ा एहसान किया। कौन-सा एहसान किया जनाब? इतनी कीमत पे ₹250 पेट्रोल था उस वक़्त। आप ज़रा गौर करें ना, अब यहाँ मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया था, मैं चीज़ें भी लेकर गया हूँ, कोर्टों के सामने ला रहा हूँ, फ़ॉर्मूला कोई नहीं है। और और कमाल की बात है, पीडीएल जो मर्ज़ी जिसका दिल चाहे, जो मर्ज़ी होता जा रहा है, लेकिन मेरा तो काम यही है कि मैं इन चीज़ों को उठाता रहूँगा। हम बैठेंगे नहीं आराम से। अच्छा, अज़र सिद्दीक साहब, नेक्स्ट जो है, अगर आपने बात की है सीसीडी के हवाले से, आपने बात की है अभी सीसीडी के हवाले से, आपने अगर इसको चैलेंज किया हुआ है तो आपकी होगी कि ये सीसीडी अभी एक ऑस्ट्रेलियन जो एक शहरी फैमिली थी, उनके साथ जो वाकया पेश आया और उसके ऊपर सीसीडी वालों ने आके बड़ी वजाहत दी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये आखिर में हुआ क्या था, ये वाकया क्या था। तो ये तो एक तरह अच्छा से, ये अगर वो चोरों को, डाकुओं को और रेपिस्ट को पकड़ते हैं और उनको इबरत का निशाना बना रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये फिर इस तरह से होना चाहिए? अच्छा, मेरा एक सवाल है वैसे आलिया आपका, ये रेपिस्ट साबित किसने करना है? अगर चोर है, अगर डकैत है, क्या चेहरे पे लिखा हुआ है? मेरा एक सवाल है ना। अब ये निज़ाम आज से नहीं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है कि उसको अदालत के कटहरे में लाना है, ठीक है ना जी? अदालत के कटहरे में लेके आना है। तो ज़रा बताइएगा, यानी फिर ये निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, आईसीसीपीआर पढ़ लें आप, नेल्सन मंडेला रूल पढ़ लें आप। यानी ये किसने आपको कह दिया कि एक बंदे को खुला मार दें आप? यानी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 924 के करीब केसेस बताए हैं। और मैंने तो ये जब चैलेंज किया तो कई तो एफआईआर दर्ज हुई हैं। एफआईआर ने क्या कर लिया? कमाल की बात ये बताएं, क्या रुक गया? यानी इस बच्ची ने सारा मामला तो खोल के रख दिया ना आपके सामने कि जिसका दिल चाहे मर्जी आ गया, गोली मार दो उसको पकड़ के बैठकर यार। यानी आप इसके बाद मिसाल नहीं, नहीं, ये तो गलती होगी हमसे, गलती नहीं हुई है आपके में। यानी चले ये करना भी चाहते हैं, किसने हक दिया आपको इस तरह गोली मारने का? मेरा एक सवाल है। सेल्फ डिफेंस, बड़ा एक बहाना बनाते हैं जनाब। सेल्फ डिफेंस, सारी एफआईआरों की डिटेलें ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है एक ही तरह के। कभी नेफे में पिस्तौल चल जाती है, कभी जनाब रास्ते में जाते हैं मुलजिम भाग जाता है। और हमने बड़ी जगहों से देखा है। ये तो बदमाशी है ना, सॉरी, ये ज्यादती और जुल्म है, और एक भी नाहक खून जो है अदालतें ना। इंसाफ आज नहीं देंगी तो अगर कोई हुकूमत हाँ, ये ये अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, अदालतें जो हैं वो इस तरह के केसेस, क्राइम के हों, चाहे रेप के हों, चोरी के हों, डकैती के हों, वो मुजरिम को छोड़ देंगी, तो फिर कोई अल्टरनेट अगर कोई गवर्नमेंट कोई इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो आपको लगता है कि वो गलत है? नहीं, नहीं, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। फिर तो 9 मई वालों को भी सबको मार देना चाहिए था आपको। ये ट्रायल करने की क्या ज़रूरत थी? ये मिलिट्री कोर्टों में ले जाने की क्या ज़रूरत थी आपको? फिर तो वही मार देना चाहिए था ना। अगर यही बात, अगर आपकी जस्टिफाई मान लो इस बात को। अब अदालतों अगर नहीं दे रही ना, तो इसमें कसूर किसका है?
आप देखिए ना, जब आप कमज़ोर केस लेके जाएँगे, यानी अब अगर आप पुलिस वाले कमज़ोर लेके जाएँगे, तो फिर क्या करेगी वो? अदालतें तो और मुझे ये बताएँ, इस सारे दहशतगर्दी का कानून बन चुका है। साँस लेने पे भी दहशतगर्दी का कानून है, यानी प बेचारे साफ़ी ने कोई बात कर दी, उसपे भी दहशतगर्दी लग जानी है। ये अदालतों में बोझ डालने की अगर बात कहना है ना, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर छोड़ें, फिर अभी ये पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम इसी तरह कायम है और ये कायम रहना है। और आपके पास स्पीडी ट्रायल मौजूद है, आपके पास ये सारा दहशतगर्दी का एक नया कानून बना लें या यानी अगर ये मारना भी है ना, चलें मैं तरीका बताता हूँ, मारना है ना, एक कानून बना लो कि जनाब हम ये अच्छा उसके लिए रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, चीज़ें सारी सामने आएँगी। एक यानी ऐसे नहीं आँखें बंद करके जो मर्ज़ी कर दें आप। यानी ये आपको किसने हक दी है? मुझे सिर्फ़ ये बता दें, मैं इन्हीं इन्हीं सारे के सारे केसेज़ में बता दें, क्या सबूत है आपके पास जिसको गोली मारी है आपने, कि वाक़ई उसने कत्ल किया? अगर कत्ल किया तो साबित करना है, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा दीन कहता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीसीपीआर, ये सारे रूल्स कहते हैं, सारे रेगुलेशन कहते हैं और अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम अगर कमज़ोर है वो ठीक करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया जाए। अच्छा अज़हर सिद्दीक साहब, वो बात ड्रैग हो गई थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है कि वो आप उसके ऊपर हुँ। बात करते हैं। मेरा आपसे एक बुनियादी सा सवाल था और एक आम शहरी के लिए भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर अज़हर सिद्दीक साहब के पास एक गवर्नमेंट आती है या एक ऑर्डर आता है कि आपके घर के ऊपर टावर लगेगा या आपकी घर की ज़मीन पर टावर लगना है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ। आपको पता है पहले टावर लगते रहे, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट थे, हमने कोर्टों में लेकर जाते रहे और हम चैलेंज करते रहे इस बात। अगर ये टावर लगाने हैं ना, तो ये भाई इनके पास इतना पैसा कमाती हैं, वो ज़मीन एक्वायर कर लें। किराए पे क्यों लेते हैं आप? कितने टावर लगने हैं? एक्विजिशन कर लें आप, वो प्लॉट परचेज़ कर लें, वो घर परचेज़ कर लें आप। यानी आपने जो बदमाशी करनी है, ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती ना इस बात की। और ये जो देखो ना, यही आर्टिकल 23, 24 फेंक दें उठाकर, तो आपका राइट देता है। आर्टिकल 9 और 14, 18 जो कारोबार करने का हक देता है, बुनियादी हक है, फेंक दें उठाकर। यानी ये जो प्रोविज़न बनाई है ना, ये जो बनाया गया है, तो ना सिर्फ़ आइन से मुतसादम है, बल्कि इसको बदमाशी कहते हैं, इसको एक्सप्लॉइटेशन और ये देखिए मैं वजह बताऊँ, जब वोट लोगों के वोटों से हुकूमत आई हो ना, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अब चूँकि वोटों से नहीं आई है, फॉर्म 45-47 से आई है, खैरात में हुकूमत मिली है उनको, तो फिर वो यही हाल है ना, फिर तो अपना जुमा-जुमा जंज नाल ही करांगे ना जी सारा असीं। अच्छा, ये 9 मई के केसेस में अभी जिन लोगों को सजाएं पहले हो चुकी थी, अभी रिसेंटली यानी कि एक रोज पहले भी सजाएं हुई हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर चीमा साहब है, इजाज चौधरी साहब हैं और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए बाइज्जत, और एक फूड पांडा के राइडर जो हैं वो भी बरी हो गए हैं, जो कि खुश आइंद बात है। लेकिन ये सजाएं जो 9 मई की डिफरेंट डिफरेंट हम देख रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ पहले भी केसेस थे, पहले भी सजाएं हो चुकी हैं, अब दोबारा से सजाएं। एक ही टाइप के केस में कितने मुकदमात में सजाएं हो सकती हैं, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा देखिए, एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल था सुगरा बीबी के हवाले से। अब ये जितने केसेज़ हैं ना, इनमें मौके पे कितने लोग मौजूद हैं? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ मुगलपुरा में मौजूद थी या उमर चीमा मौजूद था? लेकिन एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, एक बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ। कंस्पिरेसी की तरफ लेके जाते हैं, तो कंस्पिरेसी साबित करना इतना आसान काम नहीं है जी। और अगर कंस्पिरेसी होनी तो कंस्पिरेसी एक ही जगह बनी है ना। तो अब अगर 10 जगह वाक़ई हो गए हैं, 10 जगह वाक़ई हो, तो एफआईआर तो एक ही होनी है ना। उसी एक ही एफआईआर में सज़ा होनी है। लेकिन अब आपका यहाँ निज़ाम ऐसा है ना, अब आप खुद देख लें ना, अब यहाँ आप खुद बेचिएगा। अच्छा आपने वक़्ती तौर पर तो दे दिया, लेकिन जिस दिन ये मेरिट पे आकर चीज़ें खुली तो इनमें से मेरे तो ख़्याल से एक भी सज़ा नहीं बचेगी। और सारे के सारे अब देखिए ना, अगर अगर अब मुझे इतना बता दें, आपने डे टू डे ट्रायल चलाए हैं ना, जब तेज़ी से चलाएँ, अपीलें भी चलाएँ ना डे टू डे ट्रायल। ये कौन-सी मुश्किल की बात है? सस्पेंशनें भी चलाएँ, सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक़्त हम जहाँ खड़े हैं, जिस चौराहे पे खड़े हैं, सियासी जमातों का कसूर है इसमें, मैं किसी और का कसूर नहीं मानता। और इस सारे मामले के किसी एक आदमी का सबसे ज़्यादा कसूर है, तो उसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है, जो हमेशा डील करके जाता है मुल्क से, डील लेकर आता है मुल्क से। अब भी जब आया, अभी भी आपके सामने देख लें,
और वो पोजीशन आपने सारी देख ली अजहर है सिद्दीक साहब कि क्या गिलगित बात कर रहे हैं। बल्तिस्तान में। आज ही एक एमपीए ने, पीएमएलएन के एमपीए ने, अरशद मलिक जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की तस्वीर 5,000 के नोट पर कायदे आजम के साथ होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने तो ये काम दिखाया है, तो आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है सबका। मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ। आपको पता है ये टीवी अभी आजकल इश्तेहार छापते हैं, नवाज शरीफ का क्या काम है? वो हुकूमत पंजाब में कोई वजीर है, कोई मशीर है, या कोई काउंसलर है? गौर करें इस बात, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। लेकिन क्या करें ना जी, वो हार्ड स्टेटें हैं, जो मर्जी करें कोई रोक नहीं सकता। तो वो मेरा ख्याल है वो जो हम बचपन में खेला नहीं करते थे जाली नोट का, वो 5 उस नोट की बात कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उस नोट की बात कर रहे हैं, तो लगा लेनी चाहिए उस नोट पे, क्या हर्ज है? वो नोट जाती मुरा में चला लें, या ये जो एमपीए साहब हैं अपने घर चला लें, कोई रोकेगा इनको? बंदा पूछे भई, भई मेरी एक बात सुने, उसके बाद कितने वज़ीर आज़म आए? अगर अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा हकदार है तो वो तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, कि जिसने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यानी ये आप छोड़ दें, फिर अगर आना है तो बहुत से हैं, सोहरावर्दी साहब हैं, फिर अगर देखा जाए मिराज खालिद साहब हैं, बड़े नाम हैं उनके, बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन थे। तो ये छोड़ें इन बातों को, बैठ के वो इमरान खान ख्वाब साहब देखने में का क्या, खाली कोई अजहर नहीं है। सिद्दीक साहब, आपकी जो जाहिर है कि स्टडी है लीगल, वो क्या कहती है कि इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं बताऊँ सियासी केसों में ना रिलीफ ऐसे ही मिलता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दुरुस्त है, ना सोशल स्ट्रैटेजी दुरुस्त है, बड़े अदब के साथ। बहुत से ऐसे काम थे जो चैलेंज करने चाहिए थे। टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, सेक्शन 215 आर्टिकल 17 से मुतसादम है, नहीं चैलेंज किया। रिजर्व सीटें उठा के कानून में तरमीम करके दे दी, इलेक्शन की डेट उठाकर नीचे तरमीम कर दी, ये सारे मामले चैलेंज करने चाहिए थे। नजरबंदी के ऑर्डर्स मैंने चैलेंज किए, अभी रिसेंटली बता रहे, ये नैब की हाई कोर्ट से अपील जो है, वो सेकंड अपील जो है वफाकी यानी अदालत सुनेगी, उसका क्या काम है? यानी वो चैलेंज करना चाहिए था। मैंने मरासला लिख दिया इस बात को, तो मेरिट पे आज भी ये चलाएं चलाएं ना, ये अपीलें लगाए ना, डे टू डे चलाएं इस बात को, तो इनमें बरियत है। अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो रीट्रायल की तरफ ना ले जाएं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है 190 मिलियन पाउंड के, अगर यहाँ से खारिज हुई तो वफाकी आईनी अदालत में जाना है, तो वफाकी आईनी अदालत है, यानी आईनी तशरीह करने की वह फौजदारी केस भी सुनेगी। तो वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया आपने चीजों का। बाकी इमरान खान के खिलाफ कोई केस ही, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैंने इद्दत के केस का, सत्यानाश का आपको, साइफर के केस का मैंने कहा, तोशा खाना का केस कोई भी नहीं है। इमरान के खिलाफ टोटल 100 में से 1,00,000 दफा जो है, परसेंट जो है, वो सियासी केस है। कोई एक करप्शन का 1 रुपया बता दे कि इमरान खान ने अपनी ज़ात पे खर्च किया हो। यहाँ उस्मान बुज़दार पे इल्ज़ाम लगते रहे। उस्मान बुज़दार 1000 दर्जे बेहतर है मरियम सफदर से। ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक चलाते रहे। यानी, और जितनी करप्शन तो मुझे बता रहे हैं, 3.5-4 साल में कोई करप्शन का बड़ा केस सामने आया, क्या करप्शन खत्म होगी? पाकिस्तान आज भी करप्शन में पूरी दुनिया में ऊपर वाले नंबरों पे है। गालिबन 4 या 5 नंबर छोड़ नवाज के शरीफ पाकिस्तान साहब का को आप नंबर कहाँ गालिबन आता है। बुजदार साहब के साथ मिला रहे हैं? अजहर सिद्दीक साहब, सॉरी, मरियम नवाज को आप मिला रहे हैं कि बुजदार साहब के साथ? मैं मरियम क्या नवाज शरीफ साहिबा तो वजीर आजम की कैंडिडेट है, आपको पता है? वो भाई कैंडिडेट हो, मेरी बात सुनिए ना, मैं दिन में अगर ख्वाब देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ ना जी, मुझे रोक सकता है? मैं नहीं रोक सकता कोई भी। लेकिन ये कहना कि मुझे तो आज तक उनकी कोई कोई एक क्वालिटी बता दे, चले मैं आपके सामने बताता हूँ। आए मेरे साथ अस्पताल चलते हैं, देखते हैं जरा मुफ्त अद्वियात मिल रही, मशीनें वगैरह लगवाने के हवाले से हम गए। आए स्कूलों में चलते हैं, अब वहां तो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कॉलेज को बैठ के, अच्छा चले लैपटॉप की तरफ चल, और 25 सालों से लोगों को भिखारी बना दिया। और लैपटॉप की कोई फैक्ट्रियां लगा दो, अच्छा ये बता दे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस कितने बनाए, वो कोई इनके पास नहीं होगा। हाँ, क्या है इनके पास? वो 11 अरब का जहाज गल्फ स्ट्रीम। बंदा पूछे इस बात से, यार गरीब लोग हैं हम। अच्छा चले उनसे पूछे, वो एक ना कनाल रोड पे बना रहे हैं, कनाल वो अपना ना जी, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट 53 करोड़ रुपए का। अच्छा जी, वो हम तो बड़ा पैपरा का कार्य है, मुझे बताया ना सही, जितने प्रोजेक्ट दिए हैं, कभी कभी जरा इनकी जरा ओपन असेसमेंट तो हो, आप परेशान हो जाएंगे। ये छोड़े इन बात को, मैं तो कोई चीज ऐसी नहीं देखी है। ये चंद सड़कें बनाने को, हाँ अच्छा हो मैं भूल गया, हाँ वो ओजरी है उठाने पे, ओ जनाब, ओहो वह भूल गया, साफ सुथरा पंजाब पे यार, सूबाई हुकूमतों का ये काम है। ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम था। आप इस तरह के काम करके तारीफें लेना चाहती हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार 1000 दर्जे बेहतर था।
उसने जितने सड़कों का जाल फिराया, उसने जितने स्कूल कायम किए, जितने उसने अस्पताल बनाए, उसने इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स में 11 अरब के जहाज में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के इस तरह के काम नहीं किए। ना उन्हें कोई शौक था। बत्तियाँ यानी हर च ह क्या होता है, शहर में एक कोने में बत्तियाँ लगा देते हैं, वो बताते तस्वीर दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, जनाब क्या पूरा शहर बेहतर हो गया, आए लाहौर में लेके चलता हूँ आपको। अभी एक ये इमामिया कॉलोनी के करीब कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया, मैंने वो ट्वीट किया है, वहाँ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बिजली नहीं दस्तयाब है। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ आपको, आ जाएँ, कभी वो भट्टा चौक से सर जाइएगा एयरपोर्ट की तरफ को, दोनों किनारों पे आपको पता लग जाएगा पूरे, यानी मैं अब क्या कहूँ, छोड़ें इन बातों को, अज़र ये तो सिद्दीक साहब, आप करने वालों ने ज़ाहिर है फैसला कि आप कानून की राहदारियों में भी और सियासत की राहदारियों में भी उठते बैठते हैं। क्या देख रहे हैं कि हुकूमत में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? हुकूमत जाती भी आपको दिखाई करना। दे रही है? उम्मीद है ये आखिरी सवाल होगा मेरा, चले मैं बता देता हूँ आपको। चले चले मैं 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मैं जब 63 डे का केस बहस किया ना डिफेक्शन वाला, अ, और मैंने उस वक़्त सारी तारीख पढ़ी। आईए चंद्रीकर, नून, ये 3 वज़ीर-ए-आज़म यके बाद दीगरे एक घर भेज दिए गए। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तय किया कि ये छांगा-मांगा की सियासत नहीं होगी, और वो नहीं होने दी उसने। ज़िया-उल हक आ गया। ज़िया-उल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में कोई भी गवर्नमेंट 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने 58 भी से गले काट दिए थे। अदालतों ने बहाल भी किया, खत्म कर दिया। फिर हमने चार्टर ऑफ डकैती किया, सॉरी सीओडी जिसे कहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मैं कहता उसको। वो बाहर जाके आपने इंग्लैंड में किया कि किसी को पता नहीं लगेगा। और आपने कमाल की बात है, क्या कर दिया, निगरान सेटअप, जाने वाला आने वाला। इलेक्शन कमीशन जाने वाला आने वाला। चेयरमैन नैब जाने वाला आने वाला। और उसके बाद क्या हुआ, कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे यूसुफ गिलानी हो, चाहे इमरान खान हो। तो शहबाज शरीफ का भी अब टाइम पूरा हो गया है, ये आखिरी बजट है उसका। घर जाना है या बीमार होगा या कोई और वजह बनेगी, पीपल्स पार्टी को मैं आगे देख रहा हूँ और उसका सबूत ले लें। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इतने सीटें लेना, कश्मीर में आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ तक पहुँच जाएँगे आपको। आपको इतना कुछ मिलेगा कि जो आपके वहम-ओ-गुमान में नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, असां तुर जाना है, ये दिन रह गए ने थोड़े। पीपल्स पार्टी को, यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जगह अब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, पीएमएलएन की जगह, वफाक में स्पेशली? देखिए देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं रख दूँ कि ये देखें, ये साढ़े 3-4 साल से पहले कोई हुकूमत नहीं रहती है, याद रखिएगा। तो ये नज़र आ रहा है, और ये अगर अगर इस तरह आपके यहाँ, अगर जिस दिन आपके यहाँ 5 साल का एक टेन्योर चलना शुरू हो जाएगा, ये मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ेगी। तो जमहूरियत यहाँ परवान नहीं चढ़नी है, नोट कर लें। और कसूर किसका है? नवाज़ शरीफ का। नवाज़ शरीफ चाहता इस निज़ाम का हिस्सा ना बनता तो ये सिस्टम सारा ठीक। अब चूँकि इस गिर इस लिथड़े सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हुए हैं। और अब वजह क्या है? अब अगला तो चाहिए ना, तो मैं तो, आप अगर मुझसे पूछते हैं, मैंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मैं दिसंबर 2023 में जब 26 को वापस आया तो मैंने कहा था पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके हुकूमत बनानी चाहिए। मैंने तो खान साहब को भी कहा था, इमरान खान साहब को भी कहा था। और मैं आज भी समझता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ, देखिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, कुर्बानियाँ दी हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। ये शरीफ खानदान में बता दें किसने कोई कुर्बानियाँ दी हैं। अज़र सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आज के व्लॉग का फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।